आज के लेक्चर में अपन स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल की बात करें। स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, तो देखो जो स्कैटरिंग है वो मैंने आपको दो पार्ट में बताई थी। पहले बताया था एक क्लासिकल मैकेनिक्स में और एक क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं अपन, फॉलो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसमें अपन पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के पर्टिकुलर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो अब आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, मैंने आपको बताया कि ये दो पार्टिकल हैं, दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। तो आफ्टर स्कैटरिंग अगर आप देखोगे, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, आफ्टर स्कैटरिंग देखोगे तो इनकी टू पॉसिबिलिटीज बनती है। कैसे, एक तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट ऐसे चले जाए, और दूसरा ऐसे। दोनों ही केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो है। तो इस केस में पार्टिकल 1 और 2 को आफ्टर स्कैटरिंग, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 यहाँ भी मिल सकता है, 2 यहाँ, और 1 यहाँ भी मिल सकता है और 2 यहाँ भी मिल सकता है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आफ्टर स्कैटरिंग। तो उसके लिए एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अपन आइडेंटिकल पार्टिकल के केस में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उस केस में अपन जो टोटल वेव फंक्शन है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, वो कैसे लिखेंगे। तो सिमेट्रिक आइडेंटिकल पार्टिकल के केस में टोटल वेव फंक्शन साई ऑफ R1, R2, ये टू पार्टिकल वेव फंक्शन के लिए अपन टोटल वेव फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल वेव फंक्शन क्या हो गया, साई ऑफ R, यानी टू पार्ट से मिलकर बना होगा, वो टू पार्ट से मिलकर बना होगा। तो टू पार्ट से मिलकर बना होगा, तो यहाँ पे जो कैपिटल R है, ये तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितना हो जाएगा, 1/2 R1 प्लस R2। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब अपने को पता है कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो उनका मास m1 इक्वल टू m2 है। क्या होगा, मान लो m1 इक्वल टू m2 है, तो ये इसका स्पेस पार्ट वेव फंक्शन है, स्पेस पार्ट वेव फंक्शन। तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करूँ, CM फ्रेम की बात करूँ, तो टू पार्टिकल को अगर आपस में 1 और 2 को एक्सचेंज करें, तो इसका जो अगर दोनों के मास सेम है तो ये क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। इसका मतलब स्पेस पार्ट तो हमेशा ही सिमेट्रिक रहेगा। अब अपन बात करते हैं दूसरा पार्ट जो है सिमेट्रिक, जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली डिटरमाइन कौन सी फंक्शन से होगी, स्पिन पार्ट फंक्शन, ये स्पेस पार्ट फंक्शन और स्पिन पार्ट फंक्शन। यानी जो टोटल वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पिन पार्ट पे डिपेंड करेगा। तो मान लो एक केस लेता हूँ कि जो दो आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो स्कैटरिंग जो हो रही है वो क्या हो रही है, दो बोसोन में हो रही है। किस में हो रही है, दो बोसोन, और दोनों बोसोन को कैसे हैं, स्पिन लेस है। स्पिन लेस है तो इसका मतलब मैं साई ऑफ R की जगह -R से रिप्लेस कर दूँ स्पिन पार्ट में, तो भी वो क्या रहेगा, साई ऑफ R। इसका मतलब बोसोन के केस में जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक। कैसा फंक्शन होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब अपने को ये तो स्पेरिकल पार्ट में अगर अपन बात करते हैं तो सिमेट्राइजेशन कैसे चेक किया जाता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें R टेंस टू -R जो रिप्लेस कर रहे हैं अपन, ये उसका मीनिंग क्या है, उसमें तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, R, थीटा और फाई। R का मतलब तो R रेडियल पार्ट है, थीटा क्या हो जाएगा रिप्लेस, पाई माइनस थीटा, और फाई क्या होगा, पाई प्लस फाई। इनसे ये रिप्लेस होगा। ठीक है, तो अपन ने जो स्कैटर्ड पोर्शन पढ़ा था, जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन होगा तो उसको कैसे लिखेंगे,
साई स्केटर्ड वेव फंक्शन ऑफ टू पार्ट से एफ ऑफ थीटा फाई ई की पावर आइटा के आर अपॉन आर, और अगर इस दूसरे पार्ट के लिए क्या होगा, पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई, और साथ में ई की पावर आइटा के आर अपॉन आर। ठीक है, यही होगा पक्का। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ थीटा फाई प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई ई की पावर आइटा के आर अपॉन आर। इसका मतलब ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, एफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ, और कैसा होगा यहाँ पे, सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, पाई है पाई प्लस फाइव रखो तो सेम फंक्शन बनेगा। तो ये इसका सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, सिग्मा निकालोगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई, तो क्या हो जाएगा, एफ सिमेट्रिक जो वेव स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड उसका मोड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अगर निकालना चाहो तो, एफ ऑफ थीटा फाई का मोड स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई का मोड स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट आ जाएगा इसका, क्योंकि इसके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमेशा रियल पार्ट होता है, एफ स्टार थीटा फाई एफ ऑफ पाई माइनस थीटा पाई प्लस, ये अपने पास में मिल गया डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। आइडेंटिकल पार्टिकल की स्कैटरिंग की मैंने बात की थी, और 2 पार्टिकल सिस्टम लिया था मैंने सबसे पहले बोसॉन। अब किसकी बात करते हैं अपन, फर्मियोन के केस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यही सेम प्रोसीजर करनी है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, फर्मियोन का केस लेता हूं। फर्मियोन के केस में आपको पता है टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में एक पार्ट एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। अब आप जानते हो, मान लो मैं 2 आइडेंटिकल फर्मियोन लेता हूं और दोनों आइडेंटिकल जो फर्मियोन्स है उनकी स्पिन है हाफ, तो कंबाइंड सिस्टम बनेगा, तो हाफ और हाफ, इसका मतलब S1 भी हाफ है और S2 भी हाफ है। तो टोटल स्पिन S कैसे लिखेंगे, S1 प्लस S2 का मोड 2 S1 माइनस S2 का मोड, वो हाफ प्लस हाफ 1 और हाफ माइनस हाफ 0, 1 में एक कम किया तो 0 है सीधा। इसका मतलब 2 स्पिन पॉसिबल है यहाँ पर, एक 1 और एक 0। अगर S अगर 1 लेता हूँ तो MS कितना मिलेगा, +1 0 -1, इसका मतलब इसको कौन सी स्टेट बोलेंगे, ट्रिपलेट। और अगर S इक्वल टू 0 लेता हूँ तो MS की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, और इसको कौन सी स्टेट बोलेंगे, सिंगलेट। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है। अब मैं सबसे पहले मान लो कौन सा केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट केस में आपको पता है कि जो स्पिन पार्ट है वो स्पिन पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक। तो स्पिन पार्ट अगर सिमेट्रिक होगा तो टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। तो उस केस में स्पेस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है तो स्पेस पार्ट को, जो ट्रिपलेट वेव फंक्शन का स्पेस पार्ट है उसको एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो इसके लिए जो अगर अपन वेव फंक्शन लिखे साई ट्रिपलेट के केस में तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ,
ट्रिपलेट के केस में साई सी आर माइनस आर से रिप्लेस करूँ तो माइनस ऑफ साई सी आर। ठीक है, तो इस केस में जो एफ है, जो स्कैटरिंग पोर्शन, स्पेस पार्ट लिखा है मैंने। अब इसके लिए अगर फंक्शन लिखेंगे एफ, तो जो ट्रिपलेट केस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा निकालोगे ट्रिपलेट के केस में तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ये तो कौन सा केस हो गया, ट्रिपलेट का। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स कौन सी स्टेट में हो, सिंगलेट स्टेट में, तो उनकी जो स्पिन है वो क्या होगी, एंटी पैरेलल, और जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। और एंटी सिमेट्रिक होगा तो स्पेस पार्ट जो वेव फंक्शन का है, ये जो पार्ट अपन लिख रहे हैं ये स्पेस पार्ट लिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास में दो केस हो गए, एक ट्रिपलेट के केस में आपको पता है दोनों ही केस में जो टोटल वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक होगा तो इसके दो पार्ट है, एक स्पेस पार्ट और एक स्पिन पार्ट। ट्रिपलेट के केस में ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक है तो इसको एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और इसको अगर एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा तो अगर मैं इसकी जगह आर की जगह माइनस आर रखूँ तो बाहर माइनस आ जाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। दूसरा केस कौन सा है, सिंगलेट। सिंगलेट के केस में जो स्पिन पार्ट है वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, तो स्पेस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक। और स्पेस पार्ट सिमेट्रिक होगा तो यहाँ सिंगलेट के केस में प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ आ गया ना। और अगर एवरेज निकालोगे आप सिग्मा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एवरेज, तो टोटल 4 स्टेट है तो बार तो 1/4, 3 किसकी है, सिग्मा ट्रिपलेट और प्लस 1 सिग्मा सिंगलेट। ठीक है, कर लोगे, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई का मॉड स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थीटा फाई एफ पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई। ये अपने पास में स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ब्राइट विग्नर फॉर्मूले की बात करेंगे। ब्राइट विग्नर फॉर्मूला क्या बताता है कि रेजोनेंस जहां पर हो रहा है, नियर द रेजोनेंस बिहेवियर ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजोनेंस के नेबरहुड में क्रॉस सेक्शन का बिहेवियर कैसा है। रेजोनेंस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो उसके नेबरहुड में क्रॉस सेक्शन की क्या वैल्यू मिलेगी या कैसी उसका ग्राफ होगा, कैसा उसकी वैल्यू का एक मान मिलेगा, उसके बारे में जो जानकारी है वो कौन देता है, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने मान लो कि मेरे पास में कोई एलएथ पार्शियल वेव है, एलएथ पार्शियल वेव, और इस एलएथ पार्शियल वेव के लिए मैंने फेज शिफ्ट मान लिया डेल ऑफ एल, एनर्जी का फंक्शन विच इज इक्वल टू π/2। कितनी वैल्यू मान ली, π/2, क्योंकि रेजोनेंस कौन सी वैल्यू पे हो रहा है, π/2 पे हो रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर डेल एल और ई नॉट एनर्जी मान ली मैंने, ई नॉट, अब आपको पता अगर डेल एल ई नॉट π/2 है तो साइन ऑफ डेल एल ई नॉट यानी डेल एल ई नॉट π/2, इसका मतलब साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है,
1। और कोस डेल एल ऑफ ई नॉट की अगर मैं बात करूं तो कोस पाई बाई 2, और ये कितना होता है 0। इसका मतलब मेरे को एग्जैक्ट रेजोनेंस पे अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो एग्जैक्ट रेजोनेंस पे साइन की वैल्यू 1 मिल रही है, जबकि कोस की वैल्यू 0 मिल रही है। लेकिन मेरे को बात किस में करनी है, नेबरहुड में बात करनी है, एनर्जी के नेबरहुड में। मान लिया मैंने कोई एक एनर्जी है E, और वो किसके नेबरहुड में, ई नॉट के नेबरहुड में लाई करती है। किसके नेबरहुड में लाई करती है, ई के नेबरहुड में लाई करती है। तो मेरे को उस केस में साइन और कोस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये फॉर्मूले में काम आएगी पार्शियल वेव मेथड में, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो साइन ऑफ डेल एल ई, ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप जानते हो, तो क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, साइन ऑफ डेल एल, कौन से पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे। फिर सेकंड केस क्या आता है, इसका डेरिवेटिव, तो साइन का कोस ऑफ डेल एल ई, और फिर डेल एल का डी डेल एल अपॉन डी ई, और कहाँ पर वैल्यू ई इक्वल टू ई नॉट। और ये बहुत कम है तो मैं आगे वाली टर्म को नेगलेक्ट कर लेता। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, अरे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप जानते हो कोस ऑफ डेल एल ई नॉट, अगर इक्वल टू ई नॉट रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ डेल एल ई नॉट कितना है 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, साइन ऑफ डेल एल ई की तो 1 आ गई। लेकिन मैं बात करूँ किसकी, कोस की, तो कोस में देखो ओके, इसके साथ में एक टर्म और आती है ना, ई माइनस ई नॉट, सॉरी, और फिर सेकंड में ई माइनस ई नॉट का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2। हाँ, अब सेकंड किसकी बात करूँ, कोस ऑफ डेल एल ई, क्या वैल्यू आएगी, कोस ऑफ डेल एल ई नॉट प्लस कोस का कितना होगा माइनस साइन डेल एल ई डी डेल एल अपॉन डी ई इक्वल टू ई नॉट और ई माइनस ई नॉट। यही होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। चलो वैल्यू पुट करो, इसकी तो 0, साइन डेल एल ई नॉट 1, तो क्या वैल्यू बची, माइनस डी ऑफ डेल एल अपॉन डी ई इक्वल टू ई नॉट, और साथ में ई माइनस ई नॉट। यहां तक किसी को डाउट है क्या, मैंने इस क्वांटिटी को मान लिया -2 अपॉन टो, क्यों माना, ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। 2 अपॉन कैपिटल टी भी बोलते हैं इसको, यानी यहाँ पे डी डेल एल अपॉन डी ई एट रेजोनेंस ई इक्वल टू ई नॉट वैल्यू 2/t। इसका लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। अब ये वैल्यू सर आपने क्यों निकाली, तो उसकी बात करते हैं। देखो एप की वैल्यू आप जानते हो, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, पार्शियल वेव मेथड से मैंने आपको बताया था कि जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ एल ई एनर्जी का फंक्शन होता है 2l + 1 अपॉन के ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल एल, और साथ में पी एल कोस थीटा। यहां तक कोई डाउट है क्या, अरे कोई डाउट नहीं है। अब देखो 2l + 1 ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, 1/k स्लोली वेरिंग फंक्शन है क्योंकि एनर्जी नीचे आ रही है और इसके नेबरहुड में तो बहुत कम वेरी करेगा, और पी एल कोस थीटा भी एल की कोई भी वैल्यू अगर गिवन होगी तो उसके लिए कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मेरा जो चेंज होगा डेल्टा एल के रेस्पेक्ट में एनर्जी के साथ में, तो वो कौन सी टर्म वेरी करेगी, कौन सी टर्म वेरी करेगी, ई की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो जो डिपेंडेंट टर्म है, यानी किसकी वजह से वेरी आ रहा है या मान चेंज हो रहा है, वो कौन सी टर्म है, केवल 2 टर्म्स, ई की पावर आयोटा डेल्टा और साइन डेल्टा है। अब देखो साइन डेल्टा एल, ई की पावर आयोटा डेल्टा एल को नीचे ले गया तो ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा एल, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ डेल्टा एल माइनस आयोटा साइन डेल्टा। साइन की वैल्यू पता है, कोस की भी पता है, और साइन और कहाँ पर एनर्जी, इसीलिए वो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, क्योंकि एनर्जी ई पे चाहिए ना, रेजोनेंस के नेबरहुड में इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1,
कोस ऑफ डेल एल -2/t ई माइनस ई नॉट माइनस आयोटा, 2/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर चला जाएगा -2/2 ई माइनस ई नॉट और प्लस आयोटा, माइनस भी ऊपर भेज दिया 2/2। ये मेरा जो चेंजिंग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है या जो वेरी कर रहा है फंक्शन, उसकी वैल्यू रेजोनेंस के नेबरहुड में मिल गई। पक्का? अरे यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अब आपको पता है जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन तो इसका मोड स्क्वायर होता है। तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, इसका मोड स्क्वायर करें तो एफ ऑफ एल ई का मोड स्क्वायर कितनी वैल्यू आ जाएगी, t²/4 ई माइनस ई नॉट का होल स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी का मोड स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ए प्लस आयोटा बी है, इसका मोड स्क्वायर करोगे तो ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें सिग्मा ऑफ टी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4π/k², साथ में 2l+1 t²/4 ई माइनस ई नॉट का होल स्क्वायर। ये अपना टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया। अगर इसके ग्राफ की अपन बात करें कि कैसे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मोड स्क्वायर एफ ऑफ एल ई का मोड स्क्वायर, और ये ई, ये एनर्जी ई नॉट इक्वल टू ई नॉट रखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जो चेंजिंग वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, अब इसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस टाइप से चेंज होगा। वो कैसे अपन चेक करें, तो उसको चेक करने के लिए मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, या फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जिसकी आप बात करते हो ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी हाफ वैल्यू पे बात करता हूँ, क्या पॉइंट मिल रही है, कितनी वैल्यू मिल रही है, तो वो चेक कर ले, तब ग्राफ का बिहेवियर पता चलेगा। तो यहाँ 0.5 रख दो, 0.5 रखोगे, 0.5 का लो 1/2, तो मल्टीप्लाई भी कर लो 1/2 ई माइनस ई नॉट का होल स्क्वायर प्लस ये 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 4। ठीक है, यही आएगा। इधर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ई माइनस ई नॉट का होल स्क्वायर कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस 1/8, 8 बच जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ई माइनस ई नॉट कितना आ जाएगा प्लस माइनस t/2, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट प्लस माइनस, इसका मतलब 2 वैल्यू मिलेगी, एक E1 ई नॉट माइनस t/2 और एक E2 ई नॉट प्लस t/2, तो E2 माइनस E1 कितना आ जाएगा t, जो अपन ने माना था ना, तो वो क्या थी वहां पे जो टी माना था, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। कैसे, ये पॉइंट E1 ई नॉट से कम, तो ये तो E1, और ई नॉट से ज्यादा ये कितना हो गया E2। ठीक है, और ये जो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा है, यानी इसकी कितनी विड्थ होगी हाफ मैक्सिमा पे, ये कौन बता रहा है, टी। ठीक है, अब अपन इसमें बात करते हैं कि यहाँ जो स्टेट्स अपने को मिलेगी, वेव फंक्शन जो अपने को मिलेगा, वो क्या स्टेशनरी होगा या नॉट स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी का मतलब मैं बताता हूँ आपको भी, यानी जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो कौन सी है, क्वासी स्टेशनरी स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं, क्वासी स्टेशनरी स्टेट। क्वासी स्टेशनरी स्टेट क्या बता रही है, एक स्टेट होती है स्टेशनरी स्टेट। अब देखो स्टेशनरी स्टेट का क्या मीनिंग होता है, मान लो कोई एक फंक्शन आपके पास में स्टेटस साई, ये टाइम पे डिपेंड करे या नहीं करे इससे कोई मतलब नहीं है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ध्यान से समझ लेना, एक स्टेट विच इज डिपेंड ऑन टाइम और नॉट, बट mode of psi square which represent probability density and which is
इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर किसी स्टेट के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है तो उसको कौन सी स्टेट बोलेंगे? स्टेशनरी। और अगर टाइम पे डिपेंड करती है तो नॉन स्टेशनरी या क्वासी स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, अभी अपन ने रेजोनेंस के बिहेवियर या रेजोनेंस फिनोमिना की बात की। तो रेजोनेंस फिनोमिना का में जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, वैसे तो क्या होना चाहिए? ई इक्वल टू ई नॉट पर सिंगुलर फंक्शन होना चाहिए, केवल उसकी एक पीक वैल्यू मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्पाइक। लेकिन होता क्या है? स्पाइक ने मिलके अपने को कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होती है, और उस केस में अपने को एनर्जी डिपेंडेंट वेव फंक्शन अपन ने पढ़ा, तो टाइम डिपेंडेंट उससे वेव फंक्शन निकालना है और वो देखना उसकी प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड करती है या नहीं करती। तो उस केस में जो एनर्जी विड्थ है टोटल टो मिली थी, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो टी मिली थी टोटल, तो T/2। ठीक है, अब आप जानते हो डेल्टा ई डेल्टा टी क्या होता है? h/2। अगर एनर्जी में अनसर्टेनिटी है तो टाइम में भी अनसर्टेनिटी होगी, तो टाइम में कितनी होगी? डेल्टा टी कितनी हो जाएगी? h/2 डेल्टा ई T/2 h/T। ये विड्थ h में भाग लगा दिया, तो ये क्या मिल जाएगी अपने को? टो, लाइफ टाइम ऑफ स्टेट। यानी जो टो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइफ टाइम ऑफ रेजोनेंस या स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द टाइम इंटरवल ओवर टू पार्टिकल स्टे इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर बिफोर रेसिडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेट है यहाँ पर वो क्या होगी? स्टेशनरी नहीं होगी, ये अपन इससे कंक्लूजन बता सकते हैं। जो स्टेट होगी वो यहाँ पर स्टेशनरी नहीं होगी, क्वासी स्टेशनरी होगी। तो अब अपन क्या करते हैं, ये जो अपना स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो एनर्जी की टर्म्स में दे रखा है, एनर्जी की फॉर्म में एफ। तो अपन क्या करते हैं, उसको टाइम डोमेन में बात करते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ले ले, टाइम डोमेन क्या करता है? एक स्पेस से दूसरे स्पेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको एनर्जी डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूं। एफ ऑफ एल ई दे रखा है, अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ई की बार माइनस आई अटैच कट डी ई, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वेव फंक्शन एलएथ स्टेट के लिए, और कौन से डोमेन में मिल जाएगा? टाइम डोमेन में मिल जाएगा। बात समझ आ गई? और एनर्जी की वैल्यू आप जानती हो कितनी होती है? 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दे एफ ऑफ एल ई की, तो कितनी वैल्यू थी? 0 to इन्फिनिटी माइनस T/2 बट ई माइनस ई नॉट प्लस आयोटा T/2 ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट और साथ में डी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ जैसी ये फॉर्म है वैसी ये बनानी पड़ेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये तो मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी क्या किया? ई माइनस ई नॉट आयोटा T/2, इसको भी ऐसे ही बना दिया, ई की पावर माइनस आयोटा ई माइनस ई नॉट प्लस आयोटा T/2 T/h कट, ये बाहर। अब जो क्वांटिटी ऐड की है ओवरऑल तो क्या होना चाहिए? इफेक्ट जीरो होना चाहिए। तो ओवरऑल इफेक्ट जीरो होने के लिए क्या करिए? देखो ई के आर माइनस आयोटा ई T/h कट, ये ऐसे कैसे है? ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा जोड़ी तो ई के आर माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा ई नॉट T/h कट एक टर्म तो ये, और दूसरी आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर तो T/2h और साथ में डी। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और इसका इसके रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आयोटा पाई T/4। ठीक है, आयोटा पाई/2 इसकी वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? देखो माइनस टो/2 इसकी वैल्यू होती है आयोटा पाई/2। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये, और डी, और ये ऐसे कैसे रख दिया मैंने? ई के आर आयोटा ई नॉट T/h कट और ई की पावर टो T/2h। ये मेरे को टाइम डोमेन में क्या मिल गया? टाइम डोमेन में फंक्शन मिल गया।
ठीक है, बात समझ आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, ये तो फंक्शन है, अब इसके लिए निकालना क्या पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, अपने को क्या निकालनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो देखो क्या वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की, सॉरी ई माइनस ई नॉट माइनस, ये प्लस है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ओके। देखो यहां से दोबारा से देखो इसको एक बार, अपने को सेम फंक्शन बनाना है, तो सेम फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी बाई टू ई माइनस ई नॉट प्लस आयोटा टी बाई टू ई के आर माइनस आयोटा ई माइनस ई नॉट प्लस आयोटा टी बाई टू और साथ में टी बाई एच कट, ऐसे कैसे हो गया। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ इसका मतलब ई के आर आयोटा ई नॉट टी बाई एच कट है, तो इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, ई के आर माइनस आयोटा टी बाई एच कट, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो इसका अपोजिट लेना पड़ेगा ना अपने को, माइनस, तभी तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, नेगलेक्ट होगा, ठीक है। अब समझ आ गया, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, माइनस आयोटा पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू आ गई ऐसे कैसे, ई की पावर, सॉरी आयोटा तो हट जाएगा, ई आर आयोटा ई नॉट माइनस एच कट और ई के आर माइनस, अगर इसका क्या करेंगे, मोड ऑफ साई एल टी का मोड स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ, ये सब कांस्टेंट है, इसका मोड स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बचेगी ई के आर माइनस टी अपॉन 4h कट, ठीक है। इसका मतलब जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, और टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब यहाँ जो स्टेट्स होगी वो कौन सी स्टेट होगी, क्वासी स्टेशनरी स्टेट। आगे समझे। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसका मैं बता देता हूँ, ब्राइट विग्नर सॉरी बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की बात करें। ब्राइट विग्नर पढ़ लिया, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, और वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेट में भी उससे क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो उसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करें, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से कैसे